हाँ जी। राम राम भाइयों, क्या हाल चाल है। तो प्रीलिम्स का सीजन शुरू हो चुका है और साथ ही साथ हर एक यूट्यूब चैनल पे हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट, खूब सारा कंटेंट डाला जा रहा है जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स से स्पेसिफिक है। और बीइंग एन आईआर टीचर मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि आपके साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पे डिस्कस करूं आईआर से संबंधित। तो मैं आज क्या करने वाला हूं, 5 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये एक सीरीज चलाने की मेरी कोशिश है कि मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर कर सकूं यूट्यूब सीरीज के माध्यम से। यदि आप चाहते हैं कि मैं 5 और ऑर्गेनाइजेशंस अगले वीडियो में कवर करूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करके आप कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन, पहली हम बात करेंगे आईपीईएफ के बारे। तो मैं ना ये 5 ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्कस करने वाला हूं, ये न्यूज में पिछले 2 सालों से रही है। अब हो सकता है कि आपने ये पिछले साल भी पढ़ा हो, यूट्यूब पे देखा हो, लेकिन अभी रिवीजन का वक्त है ना, रिवीजन का टाइम है। तो ये पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करेंगे, वीडियो को बाद से देखेंगे, तो रिवाइज करते रहिए चीजों को। आईपीईएफ के बारे 2 सालों से क्यों बात हुई है, क्योंकि ये अमेरिकन लेड इनिशिएटिव है। इसमें टोटल 14 देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। ये मई 2022 में जब क्वाड का तीसरा समिट हुआ था, क्वाड का तीसरा मीटिंग हुआ था टोक्यो में। वैसे क्वाड का मीटिंग 2023 में नहीं हो पाया, देखते हैं तो 2024 में होता है कि नहीं होता। तो ये अमेरिका ने लॉन्च किया था फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क बात करता है टू एडवांस रिजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस अमंग्स द 14 इकोनॉमीज। और इस इनिशिएटिव के चलते जो आईपीईएफ के पार्टनर्स हैं, दे आर एमिंग टू कंट्रीब्यूट टू कंट्रीब्यूशन, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। 14 आईपीईएफ पार्टनर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड अराउंड अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड। एनालिस्ट्स का ये भी मानना है कि ये अमेरिकन लेड इनिशिएटिव जो आईपीईएफ है, ये एक तरह से सक्सेसर का काम करेगा टू दी पहले जो अमेरिका का इनिशिएटिव था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। वो आपको याद होगा बैरक ओबामा के टाइम पे 2015-16 की बात है, उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का एक फ्रेमवर्क सामने रखा था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति, तो वो टीपीपी फ्रेमवर्क से अमेरिका को बैकआउट कर लेते हैं। तो टीपीपी का सक्सेसर बना सीपीटीपी। तो अब आईपीईएफ बना, दैट इज लाइकली टू बी सीन एज द सक्सेसर ऑफ टीपीपी। नाउ अब इसके 4 पिलर्स हैं, आपको ये पता हो। ट्रेड इसका पहला पिलर है, दूसरा सप्लाई चेन्स है, तीसरा क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और चौथा टैक्स एंड एंटी करप्शन है। अब ये खुद जो फ्रेमवर्क है ना, इट इज डिजाइन टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। यानी कि जो 4 पिलर्स हैं, जरूरी नहीं है कि 14 के 14 देशों को जो कि इसके मेंबर्स हैं, उनको ये चारों पिलर्स को ही मतलब मानना हो, ठीक है, या उनको ये चारों पिलर्स ही अडॉप्ट करने हो। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात बताएं तो इंडिया इसके ट्रेड पिलर का मेंबर नहीं है। इंडिया इकलौती कंट्री है आईपीईएफ में जो कि इसके ट्रेड पिलर के जो, यानी कि ट्रेड पिलर जो है आईपीएफ का, उससे संबंधित जो नेगोशिएशंस हुई हैं उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बहुत फ्लेक्सिबल है। ये बात जो मैंने हाईलाइट करी है, अंडरलाइन करी है, प्लीज इसको नोट कर लेना। ये एक न्यू एज इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट करता है जो कि हर एक पार्टिसिपेटिंग मेंबर को अलाउ करता है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि वो इस फ्रेमवर्क के कौन से पिलर का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंडरलाइन हाईलाइटेड चीजें प्लीज रट लेना, समझ लेना। अगला नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईओआरए, मेंबर्स ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। इसमें इंडिया भी मेंबर है। इंडियन ओशन रीजन जैसे आप देख ही सकते हैं ट्रायंगुलर इन शेप है। तो ये जो कंट्रीज हैं जिनका नाम आप मैप में देख रहे हैं, ये कंट्रीज हैं जो कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर लाई करती हैं या इंडियन ओशन के तट पे या किनारे पे लाई करती हैं, ठीक है। तो इसमें 23 देश आते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, वेस्ट एशिया से भी कंट्रीज हैं, साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, और ऑस्ट्रेलिया भी है। प्राइमरी गवर्निंग बॉडी जो है, प्लीज अगेन ये हाईलाइटेड चीजें हैं, रट लो, अभी रट लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स में जब क्वेश्चंस आएंगे ना, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, तब आपको याद आएगा कि कुबेर सर कहते थे कि रट लिया होता तो बेहतर था, ठीक है। प्राइमरी गवर्निंग बॉडी आईओआरए की क्या है, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, जो कि इसकी मीटिंग साल में एक बार होती है और लीडरशिप 2 साल में रोटेट होती रहती है। प्रेजेंटली जो लीडरशिप थी आईओआरए की, वो किसके पास थी, श्रीलंका के पास। इंडिया के पास वाइस चेयरमैनशिप थी, ठीक है। तो यानी कि जो कोर अभी जो अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करें आईओआरए की, वो साउथ एशिया में ही है।
तो 23 मेंबर्स हैं, आप इसमें यहां पे 23 मेंबर्स के नाम पढ़ सकते हैं, सभी मेंबर्स का नाम मैं नहीं पढ़ूंगा। इसमें 11 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। चाइना मैंने हाईलाइट करा हुआ है, चाइना, रशिया, अमेरिका, ये डायलॉग पार्टनर्स हैं अमंग्स द 11 डायलॉग पार्टनर्स ऑफ IORA। नाउ इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो IORA से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी PYQ में आया था, करेंगे PYQ डिस्कशन भी करेंगे जब बारी आएगी हमारी। तो ये 1997 में स्टैब्लिश करा गया था। इसका इनिशियली नाम था IORARC। इसका इंसेप्शन मॉरिशस में हुआ। इसका विजन पहली बार देखा था नेल्सन मंडेला ने जब वो 1995 में भारत आए थे एज अ गेस्ट ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। मंडेला ने प्रपोज किया था द कंसेप्ट ऑफ इंडियन ओशन रिम ऑफ सोशो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड अदर पीसफुल एंडेवर्स, ताकि जो कंट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो कि इंडियन ओशन रीजन में लाई करती हैं, वो कभी ना कभी कॉलोनीज थी, तो कॉलोनियल पास सबका आता है, और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस सभी कंट्रीज की, लिविंग अपार्ट एक्सेप्शन जो ऑस्ट्रेलिया का कह सकते हैं, कि इन सब कंट्रीज की सोशो इकोनॉमिक्स जो कंडीशंस हैं वो भी काफी सिमिलर हैं। मच ऑफ दीज कंट्रीज दे वर ईदर अ पार्ट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट और दे वर द पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो कैसे कलेक्टिव इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्रीज में आ सकती है, और प्राइमरली बाकी जो मैरिटाइम डोमेन में इश्यूज होते हैं कैसे उसको भी प्रायोरिटी दी जा सकती है। तो लगभग 33 to 35% जो दुनिया की आबादी है वो इस रीजन में लाई करती है। इंडियन ओशन रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया का 2/3 या 2/3 से ज्यादा 80% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल ट्रेड यहां से पास करता है। ठीक है, बहुत सारा मैरिटाइम ट्रेड इंडियन ओशन रीजन से पास करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये रीजन, इंडियन ओशन रीजन कलेक्टिवली जनरेट करता है $1 ट्रिलियन इन गुड्स एंड सर्विसेज, और जो इंट्रा ट्रेड है विद इन IORA दैट इज अराउंड $800 बिलियन। तो इसकी काफी ज्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। देखिए, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विद इन द इंडियन ओशन रीजन, सार्क है, इट्स अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन, बिम्स्टेक है, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन बट हैज नॉट डिलीवर्ड एज ऑफ नाउ इन द लास्ट 27 ईयर्स। क्वाड है, चलो अभी इन प्रोग्रेस है, क्वाड की बात अब 2019-20 से फिर से रिवाइव हुई है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। तो काफी वाइड अगर स्टेक होल्डर की बात करें, यूनानिमसली अगर हम बात करें, तो इंडियन ओशन रीजन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे बहुत सारे मैटर्स के ऊपर डिस्कशन की जा सकती है, चाहे वो टेररिज्म है, कॉम्बैटिंग पायरेसी रिलेटेड इंसिडेंट्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, मरीन इश्यूज हैं, एक्सेट्रा। सो IORA एक स्टेबल एनवायरनमेंट भारत को देता है और बाकी रीजनल कंट्रीज को। मेंबरशिप कंसेंसस बेस्ड है, पाकिस्तान को एडमिट नहीं किया है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्सटेंडिंग द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया। पाकिस्तान ने MFN स्टेटस इंडिया को नहीं दिया था इस करके, क्योंकि कंसेंसस बेस्ड है। तो अब अगर एक भी मेंबर बोलेगा कि नहीं हम इस पर्टिकुलर कंट्री को एडमिट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर सबको ही वो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस करके ज्यादा कॉन्टेंशियस इश्यूज नहीं है IORA में एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक SCO। ये 7 पिलर्स हैं IORA के, मैरिटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रेड, फिशरीज, डिजास्टर रिस्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ सकते हैं। यहां पे एक स्पेशल फंड है जो कि $80,000 से $150,000 अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करता है। इस यानी कि मतलब $150,000 तक अपने मेंबर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन प्लेस करता है स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स। तो ये जो इस 2023 में जो मीटिंग हुई थी IORA की, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी अक्टूबर 2023 में, उसकी थीम क्या थी? थीम थी री इन्फोर्सिंग इंडियन ओशन आइडेंटिटी। थीम्स भी पूछी जाती हैं, याद रहे। ठीक है, सो ये मीटिंग कोलंबो में हुई थी, राइट, और साथ के साथ यहां पे फोकस करा गया था सिग्निफिकेंट अटेंशन। दिस ईयर्स कॉन्फ्रेंस garnered significant attention from countries, particularly those wishing to be the members or particularly those who are presently the dialogue partners of IORA. चलिए अगला, यूरोपियन यूनियन, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं EU के बारे। अब ये सब ऑर्गेनाइजेशंस ये न्यूज में रहती हैं, है ना, IORA है, IPEF है, यूरोपियन यूनियन है, ये सब न्यूज में रहती है, तो हमको थोड़ी इंफॉर्मेशन इसके बारे पता हो। EU में कितने देश हैं? 27 देश हैं। इसमें से 19 देश हैं जिनके पास यूरो करेंसी है, तो वो यूरोजोन में आ जाते हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का जो आइडिया था वो कैसे इमर्ज होता है? देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई वो कहां पे हुई? वो यूरोप में हुई। तो यूरोपियन यूनियन ग्रू आउट ऑफ द डिजायर कि कैसे विद इन यूरोप स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो डज दैट मीन कि यूरोपियन यूनियन केम आफ्टर 1945? नो, इट डिड नॉट।
ठीक है, इससे पहले इसका जो प्रीडेसेसर था यूरोपियन यूनियन का, वो क्या था? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में। उससे भी पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का प्रीडेसेसर क्या था? द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। उसमें केवल 6 मेंबर्स थे, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग और नेदरलैंड्स। उसके बाद तो यानी कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, देन आपका बना यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और देन उसके बाद आता है आपका ईयू। 90s में जाके ईयू आता है। यूरोपियन यूनियन वाज क्रिएटेड टू बाइंड द नेशंस ऑफ यूरोप क्लोजर इकोनॉमिकली, सोशली एंड सिक्योरिटी वेलफेयर फॉर ऑल। सो इट इज वन ऑफ द सेवरल एफर्ट्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर II कि कैसे यूरोप की बाकी नेशंस को इकट्ठे एक सिंगल मार्केट में बाइंड किया जा सकता है। तो ये 6 देश हैं यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी के 1950 में, देन 1957 में द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एंड देन ऑफ कोर्स आता है यूरोपियन यूनियन। तो 1986 में सिंगल यूरोपियन एक्ट एम्बार्क्ड ऑन अ 6-year प्लान कि कैसे एक कॉमन यूरोपियन मार्केट बनाई जा सकती है यूरोप के बाकी देशों की नेशनल रेगुलेशंस को हार्मोनाइज करके। देन एक सिटी है नेदरलैंड्स में, मैस्ट्रिच ट्रीटी साइन करेगी, that came into effect in 1993, which replaced the European Economic Community with European Union. यूरो की बात करें, यूरो became the single currency for participating EU members on 1st January 1999. डेनमार्क और यूके की बात करें, उन्होंने नेगोशिएट किया था ऑप्ट आउट प्रोविजंस कि अगर लेटेस्ट स्टेज में वो चाहें तो वो यूरो से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ओके, सो कौन सी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि ईयू में नहीं है? तो ये कंट्रीज यहां पे मेंशन्ड है जो ईयू में नहीं है। एक बात आपको पता हो, अगर मैं आइसलैंड, नॉर्वे या स्विट्जरलैंड की बात करूं, इन्होंने ईयू के मेंबरशिप के लिए पहले अप्लाई किया था, बट लेटर दे ईदर सस्पेंडेड और दे विड्रू फ्रॉम देयर एप्लीकेशंस। यानी कि बाद में या तो उनकी एप्लीकेशन को सस्पेंड कर दिया गया था, या उन्होंने खुद ही अपनी एप्लीकेशंस को एग्जिट कर लिया था। जहां तक रशिया की बात है, तो रशिया आधा एशिया में आता है, आधा यूरोप में आता है, ठीक है, बट इट्स हिस्टोरिकल सेंटर एंड द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन आर ऑन द यूरोपियन साइड। अब ये 1 2 3 4 5 ये 5 देश हैं जो कि यूरोपियन यूनियन में नहीं है, यानी कि ये पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। कौन से? तुर्की, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया। ठीक है, टर्की की जो पिटिशन है यूरोपियन यूनियन में टू बिकम अ मेंबर, वो 1987 से चलते आ रही है, लेकिन अभी तक उसको मेंबरशिप नहीं मिली है। यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना कोई आसान काम नहीं है, रातों रात नहीं हो जाता। जब एक एप्लीकेंट कंट्री सक्षम होता है मेंबरशिप कंडीशंस को मीट करने के लिए, तो उसको ईयू के रूल्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ईयू की रेगुलेशंस को हर एक क्षेत्र में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो। जो कंट्री सेटिस्फाई करती है इन कंडीशंस को, वो अप्लाई कर सकती है ईयू के मेंबरशिप के लिए। तो इन कंडीशंस को क्या कहा जाता है? कोपेनहेगन क्राइटेरिया। याद रहेगा, कोपेनहेगन क्राइटेरिया क्या होता है सर? वो कंडीशंस होती हैं जो कि अप्लाई होती हैं उन कंट्रीज को जो कंट्री ईयू का मेंबर बनना चाहती हैं। तो वो क्या कंडीशंस हैं, क्या क्राइटेरिया है? पहला तो स्टेबल डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। दूसरा, एक फंक्शनिंग मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, प्रेफरेबली एक सोशलिस्टिक नहीं बट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होनी चाहिए, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल ईयू लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग द यूरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा इंस्टीट्यूशन, एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हैव अ लुक एट द फिगर्स। 41% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब वैसे एपेक, एशिया पैसिफिक, लेकिन आज हम एशिया पैसिफिक रीजन को इंडो पैसिफिक भी कहते हैं, इंडिया की सेंट्रलिटी और इंडिया की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए। 44% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड 51% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। क्या इंडिया एपेक का मेंबर है कि नहीं है, ये बात समझेंगे। एपेक ये फोरम 21 मेंबर्स का है, यहां पे 21 इकोनॉमीज इसको रेफर किया जाता है रादर देन कंट्रीज। तो विच मींस कि एपेक एज अ फोरम जो है वो केवल ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर ही एम्फेसाइज करता है। ये रीजनल इकोनॉमिक फोरम, ये बात पता हो कि ये पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था टू फॉस्टर द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन एंड टू प्रमोट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अमंग इट्स मेंबर्स। ताइवान और हांगकांग, वैसे तो चाइना कहता है कि वन चाइना प्रिंसिपल के चलते कि ताइवान भी हमारा है, हांगकांग भी हमारा है, लेकिन ताइवान और हांगकांग ये पार्टिसिपेट करते हैं एज डिस्टिंक्ट एंटिटीज डिस्पाइट द फैक्ट
सॉरी यार, छींक आ गई, मौसम बदल रहा है तो कई बार हवा लग जाती है। चलो, छींक आना कुछ शुभ मतलब कुछ शुभ ही होना होगा, कुछ अच्छा होना होगा जो छींक आ गई है। क्या पता मेरा पढ़ाया आपको एग्जाम में आ जाए, मैं यही मान के चल रहा हूं। तो डिस्पाइट चाइनाज क्लेम दे आर इंटेग्रल पार्ट्स ऑफ चाइना, चाइना ये कहता है, लेकिन फिर भी ताइवान और हांगकांग दे पार्टिसिपेट एज डिस्टिंक्ट एंटिटीज। ठीक है, ये सब देश हैं, 21 इकोनॉमीज हैं जो कि इसका मेंबर हैं। एपेक कंसिस्टेंटली एडवोकेट करता आ रहा है 1989 से फॉर फ्री ट्रेड, रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अपने शुरुआती सालों में एपेक ने स्टैब्लिश करे थे अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स, व्हिच इंक्लूडेड अ क्रिएशन ऑफ अ लिबरलाइज्ड फ्री ट्रेड एरिया अराउंड द पैसिफिक रिम। रिम यानी कि जो पैसिफिक ओशन के किनारे पे कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज आती हैं। ठीक है, चलिए, लगभग 3 बिलियन सिटीजन्स रिप्रेजेंटिंग अराउंड 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 48% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, एपेक इकोनॉमीज होल्ड अ वेरी बिग पोजीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। इंडिया 1991 से, जब से इंडिया ने लिबरलाइजेशन का रास्ता चुना है, इंडिया तब से इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है एपेक का हिस्सा बनने के लिए, साइटिंग इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड एक्सटेंसिव ट्रेड इंटरैक्शंस विद द एपेक रीजन। The country's formal request for membership reflects its recognition of the economic benefits and opportunities APEC offers. इंडिया का बहुत समय से इंटरेस्ट है एपेक को ज्वाइन करने का, अमेरिका भी ऊपर से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एपेक ने मेंटेन करा है एक इनफॉर्मल मोरेटोरियम कि भाई हम अपनी मेंबरशिप को एक्सपैंड नहीं करेंगे। और 2023 में एपेक का मीटिंग कहां हुआ था? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इस मीटिंग का इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्या था? जो मीटिंग बिटवीन जो बाइडेन एंड जी जिनपिंग हुआ, इवन दो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि इस मीटिंग से कुछ इमीडिएट चेंजेस अमेरिका और चाइना के रिलेशंस में आएंगे, लेकिन दोनों लीडर्स दे एंगेज्ड इन अ हाई लेवल इंटरैक्शन in the last couple of months before this APEC meeting happened. And also यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको पता हो, विद एक्सेप्शन ऑफ फीजी एंड इंडिया, जो यानी कि 14 IPEF मेंबर्स हैं, तो फीजी और इंडिया को निकाल के 12 बचे, बाकी जो 12 IPEF मेंबर्स हैं वो एपेक के मेंबर्स भी हैं। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल, ये लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 5th ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल की बात करेंगे। मेरे पास 63 स्लाइड्स थे आपके साथ शेयर करने को, तो उस हिसाब से मैं अभी आई थिंक काफी अच्छी स्पीड पे जा रहा हूं, 17 मिनट्स इनटू द वीडियो। आई नो कि पर्पस फ्यू मिनट सीरीज का होता है कि छोटी वीडियोस बनाना, लेकिन एज अ टीचर मुझसे रहा नहीं जाता, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस मैंने शेयर करनी थी, तो अगर कुछ टाइम बढ़ भी रहा है तो दैट्स ओके, सॉरी फॉर दैट। तो अब इंटरपोल की बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 195 मेंबर कंट्रीज हैं। सारे के सारे 195 मेंबर्स रटने मत बैठ जाना, नहीं याद होंगे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है कि मेरे को हर एक चीज याद रखनी है, वो नहीं होंगे। इंटरपोल हेल्प करता है पुलिस इन ऑल ऑफ दीज कंट्रीज टू वर्क टुगेदर हार्मोनियसली, ताकि इस दुनिया को एक सेफ सुरक्षित प्लेस बना सके। ये जो आइडिया है दैट वाज बोर्न जब पहला इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस हुआ था मोनाको में। मोनाको बिस्किट नहीं है, एक जगह का नाम है। अप्रैल 19, मोनाको बिस्किट तो है ही है, लेकिन एक जगह का नाम है। कहां है मोनाको? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये अप्रैल 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू होने वाला था, उसके आसपास की बात है। और एट द इन्विटेशन ऑफ द प्रिंस एल्बर्ट ऑफ मोनाको, लॉयर्स एंड पुलिस ऑफिशियल्स फ्रॉम 24 कंट्रीज, उन्होंने इस मीटिंग पे शामिल हुए और डिस्कस किया कि कैसे क्राइम्स को सॉल्व किया जा सकता है, क्या टेक्निक्स आइडेंटिफाई की जा सकती हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, और कैसे क्रिमिनल्स को एक देश से दूसरे देश में एक्सट्राडाइट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मीटिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी, लेकिन प्लान्स को हॉल्ट करना पड़ा बिकॉज पहली वर्ल्ड वॉर छिड़ चुकी थी। द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल पुलिस बॉडी वॉज रिवाइव्ड बाय डॉक्टर जोहानिस शॉबर, प्रेसिडेंट ऑफ द वियना पुलिस। ठीक है, तो उन्होंने सेकेंड ICPC यानी कि सेकेंड इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन वियना में, यानी कि जो ऑस्ट्रिया में है, वहां पे कन्वीन किया था 1923 में। उस वक्त 19 देशों ने इस मीटिंग को अटेंड किया था। ICPC was established in September 1923 with its headquarters in Vienna. एम क्या था ICPC का? To provide mutual assistance between police in different countries, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आज 19 देशों से आज इंटरपोल में 195 मेंबर कंट्रीज हैं, which makes this as the world's largest police organization. ठीक है, 89th जनरल असेंबली जो इंटरपोल का था, वहां पे फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया बने 195th मेंबर कंट्री। ये 2021 की बात है। 90th जो सेशन था, 90th जनरल असेंबली सेशन जो था, वो इंडिया में हुआ था 2022 में, और इसको इंडिया ने ही प्रिसाइड किया था। 91st जनरल असेंबली सेशन हुआ है वियना में,
ऑस्ट्रिया में मार्किंग 100 ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे एक वियना डिक्लेरेशन इशू करा गया था चैलेंजिंग द राइज ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद 5 प्रायोरिटी एक्शंस। इंडिया ने स्ट्रेस किया द नीड टू डिनाई एनी काइंड ऑफ सेफ हेवन्स फॉर क्रिमिनल्स, for dreaded criminals or terrorists. India also sought to have a concerted action via the Interpol ताकि ट्रांसनेशनल क्राइम्स, चाहे वो आतंकवाद है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है, साइबर फ्रॉड है, साइबर टेररिज्म है, इन सभी क्राइम्स को कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है। जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ 1 डेलीगेट फ्रॉम ईच कंट्री। इंटरपोल की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? जनरल असेंबली। इंटरपोल की डे टू डे ऑपरेशन इज मैनेज्ड बाय अ जनरल सेक्रेटेरिएट अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड फॉर अ 5-year टर्म बाय द जनरल असेंबली। ठीक है, तो जनरल सेक्रेटेरिएट जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, विच इज रन बाय द सेक्रेटरी जनरल। हर एक कंट्री में इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है, विच इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंटैक्ट फॉर द जनरल सेक्रेटेरिएट एंड अदर इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो सेंटर्स जो कि बाकी कंट्रीज में होते हैं। जो एनसीबी है हर एक देश में, that is run by national police officials and usually sits in the government ministry responsible for policing। ठीक है जी, चलिए यहां पे कुछ बाकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं। मैं क्विकली आगे बढ़ूंगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, आपको पता हो इंटरपोल के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल्स हैं इंटरपोल के, उनके पास पावर नहीं है कि वो सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर सकते हैं या वो बिना नेशनल अथॉरिटीज के अप्रूवल के वो एक्ट नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको पता हो। ठीक है, चलिए तो यहां पे अब कुछ नोटिसेस आ जाते हैं जी। रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, येलो नोटिस, ग्रीन नोटिस, ब्लैक नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस के बारे हम कई बार न्यूज में सुनते हैं। ठीक है, तो आपको यह भी पता हो कि इंटरपोल ना तो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इंटरपोल इज नॉट मेंट फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई पंचायत वहां पे नहीं बिठाई जाती इंटरपोल में। इंटरपोल एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन 2 नेशनल पुलिस एजेंसीज। ठीक है, तो इट इज डिजाइन टू असिस्ट द पुलिस फोर्सेज ऑफ मेंबर कंट्रीज। इंटरपोल अपने आप एक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिमिनल हूं, मैं एक देश में क्राइम करके दूसरे देश में गया हूं, यदि वो देश भी मेंबर है इंटरपोल का और जिस देश से मैं बिलोंग करता हूं, तो मेरे देश की पुलिस और उस देश की पुलिस कोऑर्डिनेट कर सकती है मेरे रिगार्डिंग। अब जैसे यहां पे मेहुल चोकसी की बात करें तो रेड नोटिस की बात आती है कि मेहुल चोकसी को रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया गया था। अ रेड नोटिस अकॉर्डिंग टू द इंटरपोल इज अ रिक्वेस्ट टू लॉ एनफोर्समेंट वर्ल्ड वाइड कि भाई इस इंसान जिसके अगेंस्ट रेड नोटिस निकाला गया है उसको लोकेट करो, उसको प्रोविजनली अरेस्ट करो। ये नहीं कि आप उसको पक्के तौर पे अरेस्ट करके अपने ही जेल में रख रहे हैं, उसको प्रोविजनली अरेस्ट करो जिसकी एक्स्ट्राडिशन पेंडिंग है, जो अपने आप को सरेंडर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, द विड्रॉल ऑफ द रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट चोकसी, मेहुल चोकसी issued by the Interpol in 2018 means that now he can travel without restrictions anywhere in the world except in India। तो सीबीआई ने अपील किया था टू द कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल्स फाइल्स टू रिस्टोर इट। प्लीज यहां पे अच्छे बच्चों की तरह ये जो सब नोटिसेस हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लैक, पर्पल, ये सभी नोटिसेस, ये सभी कलर्ड नोटिसेस को रट्टा लगा लो। मैं नहीं चाहता कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आए। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली ये 5 ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करी हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस का वीडियो आप चाहते हैं तो ऐसी 5 और ऑर्गेनाइजेशंस का वीडियो मैं बना सकता हूं, पर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लिखना पड़ेगा, तो ही मेरे को समझ आएगा कि बहुत बच्चों ने इस वीडियो को देखा है और बच्चे चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बने। चलिए मिलते हैं जी बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय हिंद।